आज का जो हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संरूपण, जिसे हम कन्फर्मेशन कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से फिशर को न्यूमैन में और सोर्स में चेंज किया जाता है। फिशर को जो न्यूमैन में चेंज करना है उसको हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से एथेन के, प्रोपेन के, ब्यूटेन के संरूपण होते हैं। आपस में चेंज करना आना चाहिए। संरूपण किसे कहते हैं सबसे पहले तो, और एल्केन में ही संरूपण क्यों पाया जाता है। एल्केन में सभी सिग्मा बंद होते हैं और सिग्मा बंद होने के कारण इनके बीच में फ्री रोटेशन या मुक्त गुणन संभव होता है। एकल बंध पर मुक्त गुणन के कारण परमाणु की विभिन्न सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें संरूपण कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है। एकल बंध उपस्थित होने के कारण इनके बीच में फ्री रोटेशन होता है। उस फ्री रोटेशन से जो कार्बन पर विभिन्न परमाणु या जुड़े होते हैं उनकी सापेक्ष में विभिन्न त्रिविम में व्यवस्थाएं होती हैं जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं। अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड होता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, तो कार्बन कार्बन का फ्री रोटेशन या मुक्त गुणन संभव नहीं है। इसीलिए एल्केनों में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या सिग्मा बॉन्ड बंद होता है। सिग्मा बंद होने के कारण कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन होता है और हमारे त्रिविम में बहुत सारी आसानी से आपस में परिवर्तित होने वाली संरूपण या संरचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारा जो पहला संरूपण है वो है एथेन के संरूपण या कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। एथेन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है C2H6। 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एथेन के हमें 2 संरूपण प्राप्त होते हैं जिन्हें हम ग्रसित और सांतरित संरूपण कहते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्रसित संरूपण किसे कहते हैं और सांतरित संरूपण किसे कहते हैं। तो एथेन के हमें 2 संरूपण प्राप्त होते हैं, ग्रसित और सांतरित संरूपण। ग्रसित संरूपण में प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के ठीक सामने स्थित होते हैं। फलस्वरूप अणु में भीड़ जैसी स्थिति हो जाती है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंधों के मध्य न्यूनतम दूरी हो जाती है, इसलिए प्रतिकर्षी बल अधिक हो जाता है। अधिक प्रतिकर्षी बल के कारण अणु की ऊर्जा अधिक हो जाती है और स्थायित्व घट जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रसित संरूपण एथेन का जो ग्रसित संरूपण है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये मैंने कल भी बताया था। एथेन का जो हमारा सूत्र होता है CH अगर इसे हम, ये फिशर सूत्र है, अगर इसे हमें न्यूमैन में चेंज करना है तो हमें ये संरचना प्राप्त होगी। कल भी मैंने बताया था इसके 2 भाग हो गए। एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक गोले का निशान बनाऊं और उस पर एक बाई, इस प्रकार से एक बाई बनाया, जैसे मैंने कल आपको बताया था 3 हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार रख दिया इस पे, दूसरा बाई जो पीछे की साइड में उसको इस तरह बनाया और 3 हाइड्रोजन मैंने इस पर रख दिए, तो ये हमें एक ग्रसित संरूपण एथेन का प्राप्त होता है। इस एथेन के ग्रसित संरूपण में एक जो बात है, मुख्य रूप से जो बात हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि जब भी आप इसको न्यूमैन में चेंज करेंगे तो जो हमारा ग्रसित संरूपण है इसमें मैंने 2 तरह की बाई बनाए। एक बाई ये जो एबव द प्लेन है जो ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है, इसका हमारा जो बाई की संरचना ये पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाला बाई है वो मैंने बस सिर्फ यहाँ तक लाइन बनाई है। यहाँ तक लाइन बनाने का मतलब है कि ये कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो इस पीछे की साइड में जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो लाइन हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही। इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो पीछे वाला कार्बन है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजन को हमने जो इस तरह से लाइन से प्रदर्शित किया है। दूसरी बात है कि अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन को इस तरफ जोड़ा है तो इससे हाइड्रोजन को इस तरफ ही जोड़ना है और इससे हाइड्रोजन को इस तरफ ही जोड़ना है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देता नीचे वाले हाइड्रोजन को H,
तो इनके बीच में जो बंद कोण है वो बंद कोण 180 डिग्री का ना होकर के विकृत हो जाता और हमारी संरचना गलत हो जाती। तो इसलिए जो पीछे वाला हाइड्रोजन है उनको हमने अगर इस हाइड्रोजन से आगे जोड़ा है, इसको भी आगे जोड़ा है, तो इसको भी हमें आगे जोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये है, इसको बाई बनाया मैंने, H H H, पीछे के जो कार्बन पर जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हमें किस प्रकार से जोड़ना है। अगर मान लो मैंने कोई हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, तो जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है वो हमारा इससे आगे ही जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है वो हमारा इससे आगे ही जुड़ेगा। जब ही हमारा इनके बीच का जो बंद कोण है 180 डिग्री पर हमने रोटेट किया, जस्ट हमने उल्टा कर दिया बाई को, तो वाई को जस्ट उल्टा करने का मतलब 180 पे रोटेट करना। 180 पे इसको रोटेट करेंगे तो हमें जस्ट उसको उल्टा लेके जाना है। तो जब बॉन्ड एंगल को करने के लिए ग्रसित स्वरूपण में हमें इसको आगे ही जोड़ना है, इसको आगे जोड़ा तो इसको आगे ही जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमारा ग्रसित स्वरूपण प्राप्त होता है। ग्रसित स्वरूपण में यह हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे है, ये हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे है, और ये हाइड्रोजन जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे है। इसका मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा, और प्रतिकर्षण अधिक होने से इनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और स्थायित्व घट जाता है। जबकि सांतरित स्वरूपण में एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु से अधिकतम दूरी पर होते हैं। क्यों होते हैं कि जब हमने इसको चेंज किया ग्रसित स्वरूपण को सांतरित में, तो इसको हमने एक को स्थिर रखते हुए, ऊपर वाले बाई को स्थिर रखते हुए नीचे वाले बाई को 180 पर रोटेट किया। 180 पर रोटेट करने पर से हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फलस्वरूप अणु में जो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पीछे थे वो जस्ट अब दूर चले जाते हैं। इससे इसकी दूरी बढ़ गई, इससे इसकी दूरी बढ़ गई, और इस हाइड्रोजन से इसकी दूरी बढ़ जाती है। अतः प्रतिकर्षी बल न्यूनतम हो जाता है और अणु की ऊर्जा कम हो जाती है तथा वह अधिक स्थायी होता है। इसीलिए ग्रसित स्वरूपण की तुलना में सांतरित स्वरूपण अधिक स्थायी होता है। अब आपसे पूछ ले कि एथेन के 2 स्वरूपण में से ग्रसित और सांतरित स्वरूपण में से कौन सा स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, तो सांतरित स्वरूपण अधिक स्थायी होता है, क्योंकि सांतरित स्वरूपण में ऊर्जा का मान कम होता है और वो अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है वो आप इसमें बता सकते हो, क्योंकि उनके कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के बीच में अधिकतम दूरी होती है सांतरित स्वरूपण में, इसीलिए उनके बीच में प्रतिकर्षी बल कम होता है और ऊर्जा का मान कम होने से वह अधिक स्थायी होते हैं। तीसरा एक स्वरूपण है जिसे हम विषमतली स्वरूपण कहते हैं। वो विषमतली स्वरूपण की स्थिति ग्रसित और सांतरित स्वरूपण के मध्य की होती है। अतः विषमतली स्वरूपण ग्रसित स्वरूपण से अधिक और सांतरित स्वरूपण से कम स्थायी होते हैं। बीच की स्थिति कैसे होती है, मान लो मैंने ग्रसित स्वरूपण है, इस ग्रसित स्वरूपण से सांतरित स्वरूपण प्राप्त करने के लिए हम इस पर 180 पर रोटेट करते हैं। अगर 180 से कम अगर हम रोटेट करते हैं तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, जैसे हमारी ये हमारा ग्रसित है और इसके बाद में जो हमारा सांतरित स्वरूपण है उसमें जस्ट बाई उल्टे हो जाते हैं ये इसके बीच में अगर मैं इसको 180 पर रोटेट ना करके 160 पे या 120 पर रोटेट करता हूँ तो कुछ बीच की इस तरह की अवस्था होगी। जैसे मान लो यहाँ आएगा ये, इसके बाद यहाँ आएगा ये, यहाँ आएगा, तो उसको हम विषमतलीय स्वरूपण या गाउचे स्वरूपण कहते हैं, जो दोनों के बीच की स्थिति होती है। एथेन के स्वरूपण, एथेन अणु के जो ग्रसित एवं सांतरित स्वरूपण हैं के मध्य ऊर्जा अंतर 2.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है। कुल मिलाकर के ग्रसित और सांतरित स्वरूपण के बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो अधिक नहीं होता है, इसीलिए सामान्य ताप पर ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। सांतरित स्वरूपण ग्रसित में, ग्रसित स्वरूपण सांतरित स्वरूपण में तेजी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों रूपों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। ये एथेन का एनर्जी डायग्राम दे रखा है, जिसमें सांतरित स्वरूपण है वो की ऊर्जा कम होती है और ग्रसित स्वरूपण है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो कम स्थायी होगा और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वो कम स्थायी होगा, जो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो कम अधिक स्थायी होता है। तो इस प्रकार से जो एथेन का जो एनर्जी डायग्राम है, एथेन का जो एनर्जी ऊर्जा डायग्राम है वो इस प्रकार
से बना सकते हैं, जिसमें दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो 2 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पर आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारा एथेन का स्वरूपण है, जिसमें हमें 2 स्वरूपण घर्षित और सांतरित प्राप्त होते हैं। घर्षित स्वरूपण की अपेक्षा सांतरित स्वरूपण अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है, जिसके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है। और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो 2.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है।